मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जहाँ पर हमें वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बता रहा होता है, जो कि उसका एक सुपर नेचुरल पावर है और वो होता है उसके सपने, जहाँ पर वो अपने सपनों से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। यहाँ तक कि वो हमें ये भी बताने लगता है कि बचपन से लेके अब तक, स्कूल हो या फिर कॉलेज, कंपनी हो या फिर लाइफ, हान ने वो सारी चीज़ें हासिल की है जो उसे चाहिए थी और अपना गोल हमेशा पूरा किया है। और आज उसकी शादी होने वाली है एंड हम यहाँ पर उसकी होने वाली वाइफ को देखते हैं, जो बड़े अच्छे से गाउन में वहाँ पर आती है, लेकिन उसका फेस ढका हुआ होता है। फिर जब यहाँ पर हान उसका फेस से उस क्लॉथ को हटा रहा होता है, यानी कि उसके घूंघट को हटा रहा होता है, तो फिर वो उसके फेस को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे वो बहुत अगली लगने लगती है। यहाँ पर वो लड़की ज़बरदस्ती उसे किस करवा रही थी, लेकिन यहाँ पर हान उसे किस करने ही नहीं दे रहा था। फिर अचानक से हान की नींद टूट जाती है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें बस एक सपना थी और उसके दिल को तसल्ली मिलती है कि ये एक रियलिटी नहीं है। फिर यहाँ पर इतने में ही उसकी मम्मा का उसे कॉल आ जाता है, जो सब बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारी जो साउथ एशिया में शिप थी वो अचानक से नीचे पानी में डूब चुकी है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो अचानक से ख़राब होने लगा था और ऐसा साल में एक बार ही होता है। और तुम्हें मुझे अपना सपना बताना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सपना ही इस पहेली को सुलझा सकता है। लेकिन यहाँ पर हान अपनी मम्मा का बात नहीं सुनता और उनका कॉल कट कर देता है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट घबराते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि आपको पता चला, अभी 5 मिनट पहले हमारे सारे स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरते जा रहे हैं अचानक से। क्या आपको कोई सपना आया है? यहाँ पर हान वापस से तंग आ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को वो बताने लगता है कि एक काम करो, जाओ और जाकर मेरी एक लड़की ढूंढो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट शॉक हो जाता है, तो वो उस लड़की के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगता है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि उसके फेस पर फ्रिकल्स है, यानी कि ब्लैक स्पॉट्स, साथ साथ उसके 2 टमाटरों जैसे लाल लाल गाल भी है और वो उसने ब्लैक बॉर्डर कलर का स्पेक्स पहनती है। यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट चला जाता है। इसके बाद में हान जब अपने कंपनी से बाहर निकलता है, तो उसका असिस्टेंट उसे उसकी लड़की की फ़ोटो दिखाने लगता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या सच में आप इस लड़की से शादी करने वाले हो। हान उसे कहते हैं कि हाँ, अब और कोई रास्ता है क्या कंपनी को बचाने का। तो उसका गार्ड बोलने लगता है कि नहीं, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये लड़की कुछ ज़्यादा ही अगली नहीं दिखती। तो हान कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसे चूज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं उस लड़की का लोकेशन पे। फिर हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जेनी को देख लेते हैं, जो एक बड़े से क्लब के बाहर में खड़ी होती है। अब बोलने लगती है कि आज तो मैं इसकी पोल खोल कर ही रहूँगी और सबूतों को तो जमा कर ही रहूँगी, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और गुस्से में वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके पीछे कार होती है हमारे हान की, और हान उसे ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हान अंदर जाता है, वहाँ पे एक लड़का और लड़की मेकआउट कर रहे होते हैं। हान तो उन्हें देखकर शॉक ही हो जाता है कि आखिर इस कंट्री में लोग खुलेआम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वो लड़की मिया जी को बोलने लगती है कि क्यों तुम उस अगली लड़की को चूज़ करोगे या फिर मुझे। जी उसे बताने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, मैं उसके साथ बस इसलिए हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है। अगर मेरा प्रोजेक्ट का काम नहीं होता तो फिर मैं कब का उसे छोड़ दिया होता, मैं तो बस उसका यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमें जेनी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, तो फिर हान उस आवाज़ को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जेनी अपने फ़ोन में उस दोनों का वीडियो निकाल रही होती है और कहने लगती है कि बड़ा तुम डींगे मारते हो ना, तुम बस रुको, मैं इस वीडियो को कंपनी में भेज दूँगी, फिर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में आके क्या चल रहा है। यहाँ पर जी उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी अभी रिकॉर्डिंग बंद करो और सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दो। लेकिन जेनी ऐसा करने से मना कर देती है, तो फिर वो उसके ऊपर फ़ोन लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जेनी तो हट जाती है, पर तो वो दरवाजे के बाहर जाने वाला था, लेकिन उतने में ही वहाँ पर आ जाता है हान पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और हान अंदर आने वाला था, लेकिन उसे अंदर आने का मौका नहीं मिलता। फिर यहाँ पर जी बेचारे जेनी की बुराई करने लगता है और उसके फिगर को लेकर, उसके फेस को लेकर गंदी गंदी बातें बोलने लगता है और तो उसे अगले भी बुलाने लगता है। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मारने के लिए चली जाती है, लेकिन जी हट जाता है और एक बार फिर से बेचारा हान अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनी दरवाजे पर चली जाती है, जिस वजह से दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है और हान एक बार फिर से अंदर नहीं आ पाता।
जी उसे बोलने लगता है कि देखना कभी भी कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाएगा। और तो दूसरे यहाँ पर हान ठान लेता है कि इस बार तो मैं डोर को इतना जोर से धक्का मारूंगा कि मैं अंदर जाकर ही रहूंगा। और वो फुल स्पीड में डोर को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है, लेकिन वो बहुत आसानी से आ जाता है, जबकि उसे लग रहा था कि इस बार वापस से डोर पर कोई आ जाएगा। फिर यहाँ पर जेनी देख लेती है हान को, तो वो हान को पकड़ कर बोलने लगती है कि ये देखो ये ही मेरा बॉयफ्रेंड है। जी बोलता है कि मजाक करना बंद करो, और यहाँ पर हान को वो इशारे करने लगती है, जहाँ पर हान उसका हस्बैंड बनने की एक्टिंग करता है। जी कहने लगता है कि लगता है तुमने कहीं से सस्ता सा एक्टर ढूंढ निकाला है और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जेनी को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसकी रिंग निकाल कर फेंक देती है और बोलने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो बहुत बेहतर होगा। और यहाँ पर तो वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। जी उसे थप्पड़ मारने आता है, लेकिन हान जी का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर जेनी उसे एक बार फिर से थप्पड़ मारती है और एक बार वापस से थप्पड़ मारती है, यानी कि 3 थप्पड़ उसे खड़े खड़े ही लगा देती है। और तो जी को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर हान उसे बोलने लगता है कि क्या तुम अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करोगे? जब देखो तब बच्चे जैसे लड़ते जा रहे हो। मैं कब से यहाँ पर किसी काम को लेकर खड़ा हुआ हूँ। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि अब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं हुआ है, तुम देखना मैं वापस तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊँगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर बेचारी जेनी नीचे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और हान उसे अपनी हैंकरचिफ ऑफर करता है। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर एक फूड स्टॉल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर जेनी रोते हुए बता रही थी कि आज मेरा बर्थडे है और आज हम दोनों ने प्लान किया था कि हम मेरा बर्थडे पर्यटन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आई वैसे ही मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और मुझे सुबह से इन दोनों पर शक जा रहा था कि आज ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। इसके लिए मैं जाकर वहाँ पर उसका वीडियो निकालने लगी। न जाने मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी कि उसने मुझ पर चीट किया। और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। दूसरा यहाँ पर हान को उसकी मम्मा का टेक्स्ट आ जाता है, जो उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे सपने के बारे में बताने वाले हो या भी नहीं? तुम्हारी ग्रैंडमा के तीर घुटने लगे हैं और तुम्हें पता भी है कि ये सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। दूसरा और उसका असिस्टेंट भी उसे बताने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बेचारा हान जेनी के साथ बैठकर संघर्ष किया जा रहा था। एंड दूसरा यहाँ पर जेनी को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगती है कि मैंने सुना है जी ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। जेनी अपनी मॉम को टेंशन लेने से मना करती है और यहाँ पर उसकी मम्मा रोते हुए बोलने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ उसने हमारे साथ ब्रेकअप क्यों किया होगा, ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली कंडीशन की वजह से हुई होगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी और हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दे पाई। जेनी अपनी मम्मा से कहने लगती कि प्लीज़ आप अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। और उसकी मॉम बोलने लगती कि नहीं, जो सच है वो तो सच ही रहेगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ऊपर से मैं बीमार हूँ जहाँ पर मैं अर्न भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर जेनी उसे बोलने लगती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हस्बैंड है। और इसकी मम्मा टेंशन में और आ जाती है और उसे कहने लगती है कि लगता है तुमने जल्दबाजी में कुछ बड़ा ही मिस्टेक कर लिया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर जेनी नाटक करने लगती है कि मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है, चलिए मैं फ़ोन रखती हूँ। और यहाँ पर उसकी सारी बातें हान सुन रहा था, जहाँ पर हान थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि जेनी को भी एक हस्बैंड की ज़रूरत है और उसे भी जेनी की ज़रूरत है। हान उससे बोलने लगता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। जेनी यहाँ पर ड्रिंक पी रही होती है, तो वो उसके मुंह से पूरा ड्रिंक निकल ही जाता है, जो जाकर गिर जाता है हान पर और हान को गुस्सा आने लगता है। जेनी कहती है कि मजाक करना बंद करो, लेकिन हान बोलता है कि देखो तुम्हें एक हस्बैंड की ज़रूरत है तो तुम मुझसे ही शादी कर लो ना। जेनी कहती है कि मैं ऐसे गरीब इंसान के साथ क्यों शादी करूँ। फिर यहाँ पर हान बोलने लगता है कि गरीब, हाँ ठीक है मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी, मेरी किस्मत पूरी की पूरी अलग हो जाएगी। फिर जेनी उसे कहने लगती कि बस करो, ये सारी सुपरस्टिशियस वाली चीज़ें हैं और तो और इन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर इतने में एक और लेडी आती है, जो जेनी को बोलने लगती कि नहीं ये सारी चीज़ें सच है, अगर तुम्हारी किसी से शादी होगी तो वो यही लड़का होगा और ये लड़के की से शादी करने के बाद तुम्हारी किस्मत पूरी खुल जाएगी। और वो और लेडी अचानक से गायब हो जाती है, जहाँ पर हान से बोलने लगता है कि देख लिया, अब तो लोग भी हमें शादी करने के लिए बोल रहे हैं। जेनी फिर भी ना बोलती है, तो फिर हान से समझाने लगता है कि देखो
ध्यान से सुनना, तुम्हें एक हस्बैंड की ज़रूरत है जो तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का ध्यान रख सके, और मुझे एक वाइफ की जो मेरा डेस्टिनी चेंज कर सके, और वो तुम हो। तो क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दे। और जेनी यहाँ पर मान जाती है। फिर वो लोग चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, और उनका सर्टिफिकेट आ भी जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हान अपने टेक्स्ट चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे रिजाए होते हैं। साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया भी बता रहे थे कि कल तो इसकी कंपनी एकदम बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन अचानक से इसकी कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट कर दिया और टॉप 1 पर आ गई है। साथ ही साथ उसकी मॉम भी उसे बताने लगती है कि ग्रैंडमा के जो दांत गिरने वाले थे वो अब बच चुके हैं, और तो उनका इलाज भी हो चुका है। यहाँ पर बेचारा हान बहुत खुश होता है। लेकिन दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो बहुत दुखी थी, क्योंकि जी ने उसे साफ साफ लिख दिया था कि यहाँ पर और अपना सामान वापस लेकर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सुनकर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। हान उसे कहने लगता है कि हमारा काम हो चुका है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की कोई ज़रूरत है तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जेनी यहाँ पर जी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही होती है। इसके बाद में हान अपने असिस्टेंट से मिलता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि मैंने आपकी होने वाली वाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल डाली, लेकिन एक बहुत बुरी बात है, मैं उस जगह गया था जहाँ पर वो रहती है। वो जगह बहुत ही ख़राब है, न जाने वो वहाँ पर इतनी छोटी सी जगह में कैसी रहती होगी। फिर इसके बाद में हान यहाँ पर कार में बैठा होता है। दूसरा और उसके पीछे से आ जाती है जेनी, जहाँ पर वो अपना पूरा का पूरा कपड़ा और सामान लेकर जा रही होती है, और बारिश भी हो रही थी। फिर वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। लेकिन यहाँ पर कार से बाहर निकलता है हान, जहाँ पर वो उसे अपना हाथ देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन जेनी यहाँ पर ना बोल देती है, तो हान गुस्से में उसे कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है, और कौन हस्बैंड चाहेगा कि उसकी वाइफ स्ट्रीट्स पर है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। और यहाँ पर वो दोनों घर पे पहुँच जाते हैं। जेनी तो इतने बड़े घर को देखकर शौकी हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम गरीब हो, तो इतना बड़ा घर। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं गरीब भी हूँ, ये जो घर है वो मेरे रिलेटिव्स का है, तो वो लोग आउट ऑफ चाइना रहते हैं, इसके लिए कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आ गया। और वो रहा तुम्हारा कमरा, जाओ और जाकर चेंज कर लो, तुम्हारे पूरे कपड़े भीग चुके हैं। फिर जेनी यहाँ पर चेंज करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर बाद में जेनी उसके लिए बहुत सारे डिनर्स वाले डिशेस बनाती है। फिर बाद में हान यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उसका घर साफ हो चुका है और सारे जो पार्सल वाले बॉक्सेस हैं वो भी हट चुके हैं। फिर जानी उसे बोलने लगती कि यहाँ पर आओ, हम लोग मिलकर डिनर करते हैं, और मैंने घर तुम्हारा साफ कर दिया, तुम्हारे कितने सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे। हान तो अपना घर इतना साफ देखकर शौकी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो ऊपर देखने लगता है जहाँ पर उसका लाइट बंद चालू हो रहा था, तो वो कहता है कि रुको, मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ, वो इसे ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पर जानी खुद ही टेबल पर चढ़ जाती है और इसे ठीक करने लगती है, जहाँ पर हान डर जाता है और उस टेबल को पकड़ लेता है, और जेनी उस लाइट को ठीक कर देती है। ठीक करने के बाद वो उतरने वाली थी, लेकिन उतरने के बदले वो तो गिर ही जाती है, और तो और गिरती है हमारे हान पर, जहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, और ये एक्सीडेंटल किस होता है। फिर बाद में वो लोग फटाक से उठते हैं और ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर हान उसके खाने की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि इसमें से तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। तो उसे जेनी बताने लगती है कि हाँ, मेरी मॉम ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया है, और लास्ट कंपनी में मैं खाना बनाती थी जहाँ पर मैं बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वो लोग मुझे कभी रिवॉर्ड नहीं दिए, और मेरी मम्मा कहा करती थी कि तुम जितना मेहनत करोगी उतना अच्छा करोगी, लेकिन ये चीज़ आज तक रियल लाइफ में रियल नहीं हो पाई है। फिर बाद में हान उसके कपड़ों को देखकर बोलने लगता है कि तुम इतने ओल्ड लेडीज की तरह क्यों दिखती हो, तुम दिखने में इतनी बुरी नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़ों में प्रॉब्लम है। जेनी बोलती कि क्यों, मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है, मेरे कपड़े तो बहुत कंफर्टेबल है और ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है। फिर हान बोलने लगता है कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो तो मेरी दादी माँ भी नहीं पहनती होगी, इसमें पर्पल, नीला, पीला सारे के सारे कलर्स मिक्स है, आखिर कोई अच्छा सा ऑथेंटिक कलर पहनो लो। तो जेनी बोलने लगती कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। हान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े चूज करने में मदद करता हूँ। फिर वो लोग बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सूटकेस ओपन कर सभी कपड़े देखने लगते हैं, जहाँ पर हान एक एक कर सभी कपड़े निकालने लगता है और फेंकने लगता है, और जेनी उसे कपड़े फेंकने से मना करती है। इसके बाद में फाइनली उसे एक डेनिम जीन्स और वाइट कलर का शर्ट मिलता है, तो उसे वो पहनकर आने के लिए बोलता है। यहाँ पर जेनी एकदम स्टाइलिश की तरह खड़ी हो जाती है, लेकिन हान बोलने लगता है कि नहीं,
अभी भी किसी चीज़ की तो कमी है। जेनी बोलती है कि जाने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जाने लगती है तो हान उसे अपने करीब खींच लेता है, जहाँ पर वो लोग बहुत क्लोज होते हैं। फिर हान यहाँ पर उसका स्पेक्स निकालने लगता है, लेकिन जेनी अपने चश्मे वापस पहन लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने चश्मे नहीं निकाल सकती, और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हान को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जहाँ पर वो उसकी कंपनी की सिचुएशन को बताने लगता है। तो हान उनसे पूछता है कि मेरे लिए सबसे फेमस स्टाइलिश का स्टोर रूम ढूंढ निकालो, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है। फिर दूसरी ओर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिया होती है और सभी लोग मिया और जी के एक साथ होने को उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही थी सिर्फ और सिर्फ उस जेनी की वजह से। अगर वो यहाँ पर नहीं होती पहले से ही तो तुम्हारी और जी की बहुत पहले से ही बनने लगती और तुम दोनों के रिलेशन को बहुत समय हो गया था। मिया भी यहाँ पर जेनी के बारे में बुराया करने लगती है। इतने में ही एक लड़की आ जाती है जो कहने लगती है, लगता है तुम ऑफिस में खाली गॉसिप करने के लिए आते हो आंटियों की तरह। फिर यहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनी ही होती है। सभी लोग जेनी को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि लगता है इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। यहाँ पर जेनी अपने डेस्क यहाँ बजाती है और सभी को बोलती है कि इसकी क्या हालत बना रखी है। मिया से बताने लगती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इस कंपनी से निकाल देंगे, इसलिए हमने तुम्हारी जगह को एक डस्टबिन बनाकर रख दिया है। जेनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो सभी कचरा उसी के ऊपर फेंक देती है। मिया यहाँ पर गुस्सा हो जाती है जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जेनी उसे बोलती है कि खबरदार अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो। तुम कचरे की बात कर रही हो, सबसे बड़ा कचरा तो तुम ही हो यहाँ पे। और रही बात यहाँ से जाने की, तो ठीक है, यहाँ से जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जाने से पहले मैं ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं करूँगी तुम्हारे फेस पर एक गहरा दाग छोड़कर जाने की। और यहाँ पर वो अपने नाखून के इशारे करने लगती है, जहाँ पर मियाँ डर जाती है तो जी वहाँ पर आ जाता है उसे डिफेंड करने के लिए और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन जेनी उसे बीच में ही रोक कर बोलने लगती है कि प्यार और तुमसे, अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलो और रियल वर्ल्ड में जियो। तुम जैसे चीटर से कौन प्यार करेगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जो उससे कहता है कि अच्छा तो अब ऐसी बात है, अच्छा और मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। फिर यहाँ पर मिया देख लेती है मैनेजर को, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग को बुलाने लगती है और बाद में वो जेनी से कहती है कि देखना, जिस तरह से मैंने तुम्हारा मैन छीना है, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हारी जॉब छीन कर रहूँगी और तुम्हें तो यहाँ से निकाल कर रहूँगी। फिर मैनेजर आता है, जहाँ पर वो पूछने लगता है कि क्या तुम ही जेनी हो। तो जेनी बोलती है कि हाँ मैं ही जेनी हूँ, क्या तुम मुझे फायर करना चाहते हो तो कर दो। लेकिन यहाँ पर वो मैनेजर हंसने लगता है, जहाँ पे बोलता है फायर, और आपको, मैं आपको क्यों फायर करूँगा, आपकी वजह से तो हमारी कंपनी चल रही है। मैं आज आपको यहाँ पर आपके प्रमोशन के बारे में बताने आया हूँ। ये बात सुनकर जी और मिया तो शॉक ही हो जाते हैं कि इस लड़की को प्रमोशन क्यों मिल रहा है। फिर वो मैनेजर बताने लगता है कि तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो, मैं थोड़ी ना इन्हें फायर करूँगा, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है। और यहाँ पर वो हंसते हुए चला जाता है, जहाँ पर जी बोलने लगता है कि मैनेजर तो अपनी बात पर कभी टिक ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर जेनी अपना कप उठा लेती है और बोलती है कि मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं कंपनी से निकली नहीं हूँ और ना ही कभी निकल पाऊंगी। और यहाँ पर वो उन्हें चिढ़ाकर भाग जाती है और मिया और जी को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि देखना, जब तक मैं इस कंपनी में हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें इस कंपनी से निकालने की। इसके बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है कॉफ़ी पीने के लिए और तो वहाँ पर जी आ जाता है, तो जी को देखकर डर ही जाती है। फिर बाद में जी उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन जेनी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जी उसे कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मुझे ज़बरदस्ती में करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मिया है वो मुझे यहाँ पर धमकियाँ दे रही है। उसका जो भाई है वो मेरा बॉस है और उसका डैड इस कंपनी में स्टॉक ओन करता है, तो अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगी, इसलिए ज़बरदस्ती मुझे ऐसा करना पड़ जाए। पर यहाँ पर जेनी उसे कुछ नहीं बोलती, तो फिर यहाँ पर वो पीछे से अपना प्रोजेक्ट निकाल कर उसे देने लगता है और बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करोगी। फिर बाद में जेनी उसे ओपन करती है, जहाँ पे जेनी के प्रोजेक्ट के ऊपर नाम लिखा होता है जी का। जेनी यहाँ पर गुस्सा होने लगती है कि प्रोजेक्ट मेरा है और नाम तुम्हारा लिखा है, तुमने तो कहा था कि प्रोजेक्ट को डिक्लाइन कर दिया गया और ये अप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो चुका है। फिर बाद में जी से माफ़ी मांगने लगता है। जेनी बोलती है कि सब समझ रही हूँ मैं, तुम तो खाली मुझे यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर वो जाने लगती है तो जी उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने करीब बुलाता है।
इतने में ही वहाँ पर मिया आ जाती है जो उन दोनों को ऐसे पोजीशन में देख लेती है। तो फिर जी भी धनी को धक्का मार देता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, मैं सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मिया ही है। और तो और यहाँ पर मिया भागते हुए जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को टच करने की। जेनी यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन उसकी चमचिया और तो और यहाँ से बोलने ही नहीं देती और कहने लगती है एक तो तुम प्लास्टिक सर्जरी करके आए हो, ऊपर से तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जी भी यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि मैं इसे 100 बार समझा चुका हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन देखो ना कैसे ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। और यहाँ पर वो लोग जेनी को टारगेट करने लगते हैं। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि रुको मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ, और यहाँ पर अपना फ़ोन आगे निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। इतने में ही वहाँ पर हान आ जाता है जो कहता है किसी की परमिशन के बिना किसी का वीडियो निकालना उसके हक के अगेंस्ट है, तो तुम पर लीगल नोटिस भी आ सकती है और तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर जेनी से पूछने लगती है कि आखिर तुम इस कंपनी में कैसा है, तो फिर हान से बताने लगता है कि एक्चुअली मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड वाली बात सुनते ही यहाँ पर मिया उसके फ्रेंड्स और तो उस पर हंसने लगते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड इतने बड़े पोजीशन पे तुम क्या कर रहे हो। फिर बाद में जेनी उन सबसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाने की। तो फिर बाद में वो कहने लगती कि क्यों, इतने बड़े पोजीशन पे है तो हमें उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। यहाँ पर जेनी को गुस्सा आने लगता है। फिर यहाँ पर मिया और भी बोलने लगती है कि देखना मुझे तो लगता है कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी तुम्हारे सोन टू बी हस्बैंड ने पे किया होगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तो इतनी नहीं होती, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे। मुझे लगता है कि ज़रूर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा। जेनी तो यहाँ पर तिल मिला ही जाती है। फिर वो फटाक से जाकर उस बड़े से झाड़ू को उठा लेती है और तो और मिया और जी के ऊपर मारने लगती है, जहाँ पर जी अपने आप को बचाते हुए नीचे बैठ जाता है। फिर बाद में मिया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जेनी उसके मुंह के अंदर स्टिक डाल देती है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। हान तो यहाँ पर उसका ये रूप देखकर शॉक ही हो गया था, जहाँ पर तो वो जेनी से भी डरने लगा था। जेनी यहाँ पर देखती है कि हान तो उसे डर की नज़र से देख रहा है। फिर यहाँ पर ब्रूमस्टिक को नीचे रख देती है और एकदम भोली भाली बनकर हान के पास चली जाती है और कहने लगती है कि तुमने जो अभी देखा वो मैं नहीं थी, वो तो मेरा दूसरा सेल्फ था। जहाँ पे कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं तो ऐसे ही रिएक्ट करूँगी ना। फिर हान बोलता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कुछ बोला, तुमने जो कुछ भी किया वो एकदम ठीक किया। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स बोलने लगते कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मिया कहने लगते कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, लेकिन गार्ड्स बोलते थे कि हम इन्हें क्यों गिरफ्तार करें। तो मिया कहते कि तुम्हारा साथी ही तो है सिक्योरिटी गार्ड। गार्ड्स बोलते कि नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड में तो खाली 10 लोग हैं, मैं तो इसे नहीं जानता। फिर मिया और जी आकर उसे कहने लगता है कि अब मैं समझूं तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बनने का नाटक कर रहे हो और तुम दूसरी कंपनी से आए हो ताकि तुम अपनी माशूका का साथ देख सको। यहाँ पर हान को गुस्सा आने लगता है, लेकिन इतने में उसका असिस्टेंट उसे बॉस बुलाता हुआ आ जाता है। यहाँ पर तो बॉस सुनकर मिया, जी और तो साथ में जेनी भी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर हान उसे आग दिखाने लगता है और वो ऐसा नाटक करने लगता है कि जैसे वो नहीं बल्कि मिस्टर वैंग यानी कि उनका असिस्टेंट ही उसका बॉस हो। फिर यहाँ पर वैंग अपने नए वाले अवतार में आ जाता है, बॉस वाले। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सुनकर शौक हो जाते हैं कि आप हमारी कंपनी की ओनर हो, इतने सालों से आप हमारे साथ और हमें पता ही नहीं चला। हमें तो लग रहा था कि इस कंपनी का ओनर बाहर गाँव में रहता है। फिर यहाँ पर वैंग अपने बारे में तारीफ करने लगता है। इसके बाद में मिया उन्हें बताने लगती है कि आपको इन दोनों को यहाँ से निकालना ही होगा, ये किसी और कंपनी से हमारी कंपनी में घुसा है और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। फिर बाद में वैंग बोल देता है कि मैं तुम दोनों को फायर कर रहा हूँ। फिर बाद में मिया यहाँ पर जेनी और तोरहान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मिस्टर वैंग उसे बोलने लगता है कि मैं इन दोनों की नहीं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। मिया तो ये सुनकर शौक हो जाती है, जहाँ पे बोलती कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर हान उन्हें बोलने लगता है कि पहली बात तुमने यहाँ पर जाने का प्रोजेक्ट चुराया और अपना नाम चिपका दिया, साथ ही साथ तुम यहाँ पर खुलेआम ऑफिस में बेचारे एक लड़की को बुली कर रही हो, तो रूल्स के अगेंस्ट से तुम दोनों जा ही रहे हो, इसे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मिया यहाँ पर गुस्से में आकर बोलने लगती है कि तुम जानते नहीं हो मेरा डैड कौन है, मेरा डैड इस कंपनी का स्पॉन्सर है। मिस्टर वैंगो से बोलने लगता है कि नहीं तो। फिर बाद में हान से कहते कि स्पॉन्सर वो तो एक इन्वेस्टर थे, जहाँ पर तुम्हारे डैड ने फ्रॉड कर दिया और अभी वो पुलिस से गिरफ्तार में है और तो पुलिस उनके साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो बहुत जल्दी जेल जाने वाला है। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ बोलती ही लेकिन गार्ड्स आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं।
फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे लेकर स्ट्रीट फूड्स खिलाने के लिए आ जाती है, जहाँ पर हान तो उसके खाने से पहले हेजिटेट कर रहा था। तो जेनी बोलते खाकर तो देखो ये बहुत टेस्टी है। हान जैसे ही उसका पहला बाइट लेता है हान को वो बहुत अच्छा लगने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि ये इतना अच्छा टेस्ट करेगा। जेनी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मिस्टर वैंग से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तो हान बोलता है कि नहीं नहीं, क्लोज तो हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मैं तो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ ना। तो जानी उसे बोलने लगती कि ठीक है, जितने भी क्लोज हो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम मुझे मिस्टर वैंग से इंट्रोड्यूस करवाओ, क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर वैंग अपने डिज़ाइन वाले फील्ड में टॉप 1 पर आते हैं और उनके डिज़ाइंस कभी भी रिजेक्ट नहीं होते। तो फिर यहाँ पर हान अपने आप में ही प्राउड फील करने लगता है। जेनी उसे बोलने लगती है कि तुमने देखा नहीं मिस्टर वैंग कितने हैंडसम दिखते, इतने टॉल, हैंडसम, क्लीन बॉडी और नीट बॉडी। फिर बाद में हान उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा शायद मैंने चश्मा निकाल दिया तो तुम देख नहीं पा रही हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं दिखता हूँ। जेनी बोलने लगती है कि बस करो, अब तो खुद की तारीफ करना बंद कर दो। जेनी बाद में यहाँ पर उसे एक एक कर सारे डिशेस खिलाने लगती है, लेकिन वो अचानक से हान की तरफ देखती है तो उसका फेस रेड हो गया था। हान पूछता है कि क्या इसमें पीनट्स है, तो जेनी अपना मुंडी हिलाती है और हान यहीं पर बेहोश हो जाता है। पर इसके बाद में वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और यहाँ पर हान की नींद खुल जाती है। फिर बाद में डॉक्टर से बताने लगते हैं कि हान को ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रखना और डेली उसे हेल्दी फूड देना, और हाँ ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम से तुम उसे एलर्जी वाली फूड ना दो, साथ ही क्रीम ले लो और उसकी बॉडी पर लगा देना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जेनी उसे माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर हान कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें इस बात के बारे में तो पता भी नहीं था। यहाँ पर जेनी जैसे दवा लगाने जाती है इतने में ही उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। तो वो नोटिस करती है कि वो बुढ़े अंकल सोने जा रहे थे, साथ साथ यहाँ पर सभी लोग सो भी गए होते हैं। तो जेनी ब्लैंकेट के अंदर आ जाती है और अपना फ्लैश लाइट ऑन कर उसके चेस्ट पर दवाइयाँ लगाने लगती है, और तो यहाँ पर उसका हाथ फिसल जाता है, जहाँ पर वो हान के फेस के बहुत क्लोज होती है। ऐसा मानो कि जैसे वो दोनों अभी किस ही कर देंगे, लेकिन वो दोनों किस नहीं करते। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे हान डिस्चार्ज हो जाता है, जहाँ पर जेनी उसे बोलते है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी स्कूटी लेकर आती हूँ। दूसरा यहाँ पर मिस्टर वैंग उसका असिस्टेंट होता है जो उसे काम में बुला रहा था, लेकिन डर के मारे हान उसे इशारे करने लगता है तो वैन वहाँ से भाग जाता है। इतने में जेनी अपना स्कूटी लेकर आ जाती है तो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो। हान बोलता है कि नहीं, तो न जाने उसमें कौन था जो मुझे डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे हेलमेट देती है और अपने पीछे बैठने के लिए बोलती है। हान को समझ ही नहीं आता कि वो सपोर्ट के लिए कहाँ पर टच करे, तो सूजी से बोलती है कि टाइट पकड़ कर बैठना, और एकदम स्पीड में स्कूटी अपना चलाने लगती है। और यहाँ पर वो दोनों अपनी कंपनी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से उसका असिस्टेंट उसे देखकर हाइप होने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो जेनी भी उन्हें देख लेती है। तो फिर हान ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो उसका बॉडीगार्ड है और वो सामने से नॉर्मली रोज हाय बोलता है। यहाँ पर बाद में जेनी अंदर चली जाती है, जहाँ पर हान उसे कहता है कि कब तक ओवर एक्टिंग करोगे, नॉर्मल बॉस बनने की एक्टिंग करने के लिए दिया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग ही किए जा रहे हो। फिर बाद में वो उसे यहाँ पर एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स बताने लगता है, जहाँ पर हान बोलता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जेनी के नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं। एंड यहाँ पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग उस मीटिंग को होस्ट करता है, जहाँ पर वो जेनी की प्रमोशन वाली चीज़ को बताने लगता है। तो फिर यहाँ पर आपस में लोग बातें करने लगते हैं कि मुझे तो लगता है उसे परमिशन अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मिला है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इस कंपनी के मालिक यानी कि मिस्टर वैंग का पर्सनल बॉडीगार्ड है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर जेनी जा रही होती है तो उसे डायरेक्टर यांग दिख जाता है, जो उसे मीठी मीठी बातें बोलने लगता है। जेनी उससे पूछते कि आखिर आपका मुझसे क्या काम है, और यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दे देता है और क्लाइंट के पास जाने के लिए बोलता है। जेनी बोलती कि मैं और इस क्लाइंट के पास में जाऊँ, तो यांग बोलता है कि हाँ क्यों ना जाना चाहोगी, और मैं बता दूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की जॉब खतरे में आ सकती है, तो तुम्हें तो वहाँ पर जाना ही होगा। फिर यहाँ पर जेनी उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस क्लब में चली जाती है उस क्लाइंट से मिलने के लिए, जहाँ पर वो क्लाइंट को बोलने लगती है कि अब तो हमने डिनर भी कर लिया है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इतनी क्या घाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, तो चलो क्यों ना हम ड्रिंक करते हैं। जेनी यहाँ पर मना करती है, तो वो बोलता है साइन चाहिए ना। फिर यहाँ पर वो लोगों में पेट लगने लगती है कि जो ड्रिंक नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे अपने कपड़े एक एक करके उतारने लगेगा। दूसरा हम यहाँ पर हान को देख के जो अपने कैबिन में बैठकर मेहनती से काम कर रहा होता है, और उसका असिस्टेंट आकर उसे बातें करने लगता है और उसे बताने भी लगता है कि आपकी वाइफ हमारे कंपनी के क्लाइंट से मिलने के लिए गई है।
ध्यान यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम मेरी वाइफ को जाकर बोल दो कि आज रात में घर पर लेट आने वाला हूँ और ऐसा कहना है कि तुम्हारी मीटिंग है और वो बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है जहाँ पर तुम मुझे लेकर जा रहे हो, तो उसे शक भी नहीं होगा। और हाँ, वो कौन सी पार्टी में गई है। फिर बाद में उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है वही पार्टी में जो क्लाइंट थोड़ा सा टेढ़ा है और हर बात कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है। फिर यहाँ पे हान अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है कि आखिर किस तरीके से सुपर हीरो बनकर वो अपनी जेनी को बचाएगा। यहाँ पर बाद में हान और उसका असिस्टेंट उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग हर एक रूम में जाकर अपनी वाइफ को यानी कि उस मैडम को ढूंढने लगते हैं। इतनी ही देर में एक डोर से 2 मेड्स बाहर आती है जो आपस में स्ट्रिप होने की बात करने लगती है और कहते हैं कि लगता है आज तो उसके कपड़े निकल कर ही रहेंगे, और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। जहाँ पर हान सोचने लगता है कि मेरी जानी मुसीबत में है और वो क्लाइंट ज़बरदस्ती उसे कपड़े निकालने लगेगा, बेचारी मेरी जानी। और यहाँ पर वो दरवाज़ा तोड़ते हुए अपनी जानी को बचाने के लिए चला जाता है। जहाँ पर यहाँ का तो विजुअलाइजेशन कुछ अलग ही होता है, जिसके कपड़े उतरे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो क्लाइंट ही होता है और सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर हान शॉक हो जाता है और अपनी जेनी को नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन जेनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तो हान उसे अपने कंधे पर उठाकर उस क्लब से बाहर लेकर चला जाता है, जहाँ पर जेनी उस पर चिल्लाने लगती है और वो तो यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। जहाँ पर हान उसे उठने के लिए बोलता है तो जेनी ना बोलती है। हान कहता है कि मुझसे हटो, हमें घर जाना है। और यहाँ पर जेनी फटाक से उसकी गोद में आ जाती है। जेनी तो उसकी तरफ देखने लगती है और उसे किस करने के लिए बोलती है, लेकिन हान अपना फेस तो उसी तरफ कर देता है और किस करने से मना कर देता है। तो जेनी उसका फेस पकड़कर अपने फेस के सामने लाती है और ज़बरदस्ती उसे किस कर लेती है, जहाँ पर हान का दिल तो पिघल ही जाता है। तो फिर हान भी धीरे धीरे उसकी तरफ उसे किस करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जेनी यहाँ पर वॉमिट कर देती है, जहाँ पर हान उसे छोड़ देता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर जाओ। जेनी बोलती है कि मैं क्यों तुमसे दूर रहूं, और यहाँ पर वो अपने हील्स निकालकर उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है और कहती है कि चलो तुम मुझे ऐसे ही लेकर चलोगे। फिर बाद में बेचारा हान उसके सैंडल्स उठाता है और उसे लेकर जाने लगता है। फिर यहाँ पर सुबह का टाइम हो जाता है, जहाँ पर हान ने उसके लिए बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किए थे। फिर बाद में जेनी बाहर आती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर कल रात को मेरे साथ में क्या हुआ था। हान उसे कहता है कि खुद याद कर लो। जेनी बोलती कि जितना मुझे याद है मैं एक डॉग के साथ में थी और तो मैंने उस डॉग को किस भी कर लिया था। फिर हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसे कहने लगता है कि डॉग नहीं बल्कि मैं था जो तुम्हें सुरक्षित घर पर लेकर आया, लेकिन तुमने तो मुझ पर वॉमिट कर दिया। ये बताता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना ढीला है। जेनी बोलने लगती कि मैं नॉर्मली वॉमिट तो नहीं करती, लेकिन कल मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया था, तुम मुझे एक बार माफ़ तो कर ही सकते हो। लेकिन हान फिर भी उस पर गुस्सा होता है। तो जेनी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं घर के सारे कपड़े धो दूंगी। और यहाँ पर वो उसे कपड़ों के बारे में पूछने लगती है। हान उसे बोलता है कि ठीक है जाओ धो देना, वो सारे बकेट्स में भरे हुए हैं। जेनी यहाँ पर उसका ब्लेजर उठाती है तो उस पर वो उस कंपनी का नाम देखती है जिसमें स्लैंडर डोर लिखा होता है और बोलने लगता है कि इतना महंगा ब्लेजर तुमने कहाँ से अफोर्ड कर लिया। हान तो यहाँ पर डरने लगता है और बोलता है कि ये रियल ब्रांड नहीं है, ये तो फेक है, मैंने तो इसे स्ट्रीट से उठाया हुआ है, ये बस दिखने में रियल दिखता है। जेनी बोलते दिखने में रियल, इसे टच करो तो ये तो और भी ज़्यादा रियल दिखता है, अगर फेक ही इतना रियल दिखता है तो सोचो रियल वाला कितना रियल दिखता होगा। और यहाँ पर हान की जान बच जाती है। इसके बाद में हान अपने ऑफिस में बैठा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि वो जेनी को कॉल लगाए या फिर टेक्स्ट करे, लेकिन वो अपने आप को कॉल या टेक्स्ट करने से रोक लेता है। फिर वापस से वो फ़ोन उठा लेता है, जहाँ पे वो सोचता है कि छोड़ो कॉल करके पूछ ही लेता हो कि आखिर वो क्या कर रही है। जैसे ही वो उसका नंबर डायल करता है, उसका असिस्टेंट आकर उसे मीटिंग के बारे में बताने लगता है और कहता है कि आपको अर्जेंटली अमेरिका जाना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है फ्लाइट बुक कर लो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आजानी सचमुच बिजी है। असिस्टेंट पूछता है कि क्यों, आप बिजी वाली बात क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि देखो ना जाने वो कितने बिजी है कि ना मुझे वो टेक्स्ट कर रही है ना मुझे वो कॉल कर रही है। असिस्टेंट बोलता है कि आप दोनों को आए हुए तो 2 घंटे ही हुए हैं और आप दोनों तो साथ में ही आए थे, तो आप उसको कुछ ज़्यादा ही मिस नहीं कर रहे हो। वो कहने लगता कि मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि बेचारी कितना काम कर रही होगी। असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि अभी अभी वो थोड़े टाइम पहले 8th फ्लोर पर आकर गई है कुछ काम से, तो आप चाहो तो उसे टकरा सकते हो और ऐसे दिखाना कि जैसे आप लोग वापस से मिल चुके। हान उससे बोलता है कि पहले तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया।
तो फिर गार्ड बोलने लगता है कि आपने तो मुझे कहा था कि वो नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो उसके बारे में इतना चिक चिक पक पक नहीं करने के लिए। हान उस पर गुस्सा होने लगता है, तो उसका असिस्टेंट उसे गौर से देखता है और पूछता है कि कहीं आपको आपकी वाइफ के साथ में प्यार तो नहीं हो गया। हान यहाँ पर उसे कहता है, पागल हो क्या, मैं और प्यार में कभी भी नहीं पड़ सकता। तो फिर मिस्टर वैंग यानी कि उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। आप जब अपनी वाइफ से 1 मिनट के लिए भी दूर होते हो तो आपको बहुत बुरा लगने लगता है और हर मिनट हर सेकंड आप उसे मिस करने लगते हो, और अगर ऐसा है तो आप पक्का प्यार में पड़ गए हो। लेकिन हान यहाँ पर बहाने मारने लगता है और बोलता है कि मैं उससे प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ, उसके पास तो अच्छी बॉडी या फिगर भी नहीं है कि मैं उससे प्यार में पड़ूँ। असिस्टेंट उसे समझाने लगता है कि प्यार में पड़ने के लिए अच्छा वेस्ट या फिर अच्छा फिगर नहीं चाहिए होता है, वो तो आपका दिल प्यार कर लेता है। बाद में हान उसे चुप रहने के लिए बोलता है, तो फिर असिस्टेंट उसे साथ साथ बोलने लगता है कि मैं आपको एक और एडवाइस दे देता हूँ कि लड़कियों को ये नहीं पसंद कि लड़के उन्हें बहुत टाइम तक वेट करवा कर रखे, तो फिर आप समझ जाओ। हान गुस्से में आकर अपने असिस्टेंट को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर वो अपनी प्यारी सी जनी को मैसेज डाल देता है कि आज रात को हम डिनर पर जाने वाले हैं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बताना है। फिर यहाँ पर जनी उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो हाँ सुनते ही हान इतना खुश होता है कि मानो उसने उसे प्रपोज किया हो और जनी ने तो उसे हाँ भी बोल दिया हो। हान यहाँ पर चला जाता है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो बुके को ठीक करने लगता है और तो और जनी का वेट करने लगता है। फिर वो पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर जनी ने बहुत ड्रिंक किया था और तो और जनी ने उसे किस भी किया था, और वो इन बातों को याद कर कर ब्लश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो उसका इंतजार ही किया जा रहा था, जनी तो यहाँ पर आती नहीं। जनी दूसरी ओर चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे अर्जेंटली कॉल कर बुलाया होता है इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, और वो उसे बताने लगते हैं कि आपकी मॉम की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस वजह से हमें आपकी मॉम का सर्जरी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 2 लाख लगेंगे, तो फटाक से पैसों का इंतजाम कर लीजिए ताकि हम सर्जरी की शुरुआत कर सके। जनी यहाँ पर रोते हुए से कहने लगती है कि प्लीज़ आप सर्जरी को शुरू कर दो, सर्जरी होने के बाद धीरे धीरे कर मैं आपकी और आपके हॉस्पिटल को उनके सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बोलने लगते कि नहीं, ये हमारे कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है, यहाँ पर कोई डॉक्टर तुम्हें ये सारी चीज़ें करने से अलाउ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लो कि तुम्हारी मॉम की लाइफ का सवाल है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर जनी रोते हुए सोचने लगती कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। हान उसका वेट ही किया जा रहा था, जहाँ पर वेट करते करते 1 घंटे के ऊपर हो गया था। तो फिर वो जनी को कॉल लगाकर पूछने लगता है, जहाँ पर जनी उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि एक्चुअली मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे इस वजह से यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हान उसे कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस रेस्टोरेंट में तो हम खाने के लिए तो आए थे, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों कॉल को कट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हान कार में होता है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी यानी कि असिस्टेंट उसके साथ मजाक कर रहा था, तो हान उसे याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जनी के फैमिली मैटर में देखो कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो तुमने उसे सॉल्व किया। यहाँ पर उसका असिस्टेंट का मुंह ही बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर हान उसे वीडियो कॉल करने लगता है। दूसरे हम जनी को देखते हैं, जहाँ पर वो बैठी होती है और अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर रही थी पैसे मांगने के लिए और कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द उनसे पैसे मांगने। यहाँ पर वो हान का वीडियो कॉल आते हुए देखती है और उसे उठा लेती है, लेकिन इतने में कुछ गुंडे उसके रूम में आ जाते हैं चिल्लाते हुए, और उनके साथ साथ उसके अंकल आंटी भी होते हैं, जहाँ पर उसकी आंटी उस पर चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पुराने घर को बेचने की। जनी बोलने लगती कि वो घर तो मेरा ही था, तो मैं उसे बेचूं या रेंट पे दूँ, उससे आप लोग को क्या करना है। उसका अंकल और उसकी आंटी तो उस पर भड़क नहीं लगते और तो उसे अपना नया टारगेट बना लेते हैं, जहाँ पर उसका अंकल उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती करने लगता है, और ये सारी चीज़ें जी वीडियो कॉल के थ्रू देख पाया था। फिर उसका अंकल उसका हाथ इतना ज़ोर से फेंकता है कि उसके हाथ से फ़ोन ही गिर जाता है और तो और बंद भी हो जाता है। फिर यहाँ पर हान को डर लगने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, और वो असिस्टेंट से पूछता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि जनी की जो मॉम है उन्हें किडनी की सर्जरी चाहिए और वो अभी हॉस्पिटल में है। हान गुस्से में आकर उसे बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। सेक्रेटरी उसे बोलने लगता है कि मैं आपको ये बात पहले ही बताने वाला था, लेकिन आपकी अभी यूएस की ट्रिप है और हम अभी वहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बीच में कोई भी मुसीबत आए। हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि नहीं, अगर हम उस यूएस ट्रिप पर नहीं गए तो हमारा डील साइन नहीं हो पाएगा, फिर हम
कोई भी साल वेट कर ले वो डील वापस से हमारे पास नहीं आने वाला। लेकिन हान उस पर चिल्लाने लगता है और उसे तुरंत उस लोकेशन पर जाने के लिए बोलता है जिस लोकेशन पर जेनी है। इसके बाद में उसका अंकल बोलने लगता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी मम्मी रहेगी नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं करे होंगे। फिर बाप ने वो उसे धक्का मारकर उसकी मम्मी के पास चला जाता है उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने के लिए, लेकिन जेनी उसे रोक देती है। तो फिर यहाँ पर गुस्से में उसकी आंटी आकर उसे थप्पड़ मार देती है और अंकल बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को नीचा दिखाने की। और यहाँ पर उसका अंकल जेनी को पंची मारने वाला था, लेकिन इतने में ही पीछे से हान आ जाता है जो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और तो और वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है। वो अंकल और आंटी उस बॉडीगार्ड्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और बॉडीगार्ड उन दोनों को अपने गिरफ्तार में कर लेते हैं। जहाँ पर वो आंटी बहुत चिल्लाकर कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो फिर हान से बोलने लगता है मर्डर फिजिकली नहीं किया, लेकिन मेंटली जो तुम्हें सभी अब्यूज़ कर रही थी उसका क्या, उसके लिए तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। आंटी यहाँ पर बोलने लगती कि रुको, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हान से कहता है कि ठीक है, एक कदम भी अगर आगे बढ़कर दिखा दिया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसकी मम्मी अपना पैर तक नहीं हिला पाती। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो कि जेनी को बताने लगते हैं कि आपकी मॉम के लिए जो 2 लाख रुपीज़ चाहिए था वो हमें मिल चुके हैं। अब आपको बस इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा, फिर हम आपकी मॉम की सर्जरी के साथ में शुरू कर देते हैं। जेनी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि आखिर मेरी मम्मी का बिल किसने पे किया होगा। फिर यहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देती है और डॉक्टर और नर्स उसकी मम्मा को सर्जरी का रूम में लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो आंटी और अंकल तो शॉक ही हो जाते हैं और उसे पेपर साइन करने के लिए बोलते हैं। हाँ यहाँ पर उसके हाथ से पेपर छीन लेता है और कहता है कि लगता है तुम्हें एक घर चाहिए, तो मैं तुम्हें उस घर को देने के लिए रेडी हूँ। एक काम करता हूँ, बड़ा सा घर देता हूँ जहाँ पे सारे लोग होंगे, तुम उनके साथ रह सकते हो और अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि जेल है। फिर सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेनी उससे पूछती है कि क्या सच में तुम उन्हें जेल में डरा कर रहोगे। हान कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उन्हें डराने के लिए बोल रहा था ताकि नेक्स्ट टाइम से वो तुम्हें कुछ तकलीफ ना पहुँचाए। यहाँ पर जेनी उसी से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और तो और वो पैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसने मेरी मॉम का बिल पे किया होगा। इतने में ही वहाँ से मिस्टर वैंग निकलते हैं, यानी कि हान का असिस्टेंट, जो जेनी को अपनी कंपनी की पॉलिसी और मेडिक्लेम्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि कंपनी के लिए तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है। इसके साथ साथ उसका असिस्टेंट हमारे हान की तारीफ करते हुए भी जाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है, उसकी वजह से मैं अपनी फ़्लाइट मिस करने वाला था, लेकिन मैं अपनी फ़्लाइट मिस नहीं कर पाया। सिर्फ उसकी वजह से हमारे डील्स पूरे हो पाता है और मैं सेफ रह पाता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर जेनी अपने हस्बैंड को देखकर बहुत प्राउड होती है। इसके बाद में ऑपरेशन चल रहा होता है और वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते हैं और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। जेनी तो यहाँ पर अपनी मम्मा का ऑपरेशन ख़त्म होने का वेट करते करते तो सो भी जाती है। इतने में ही डॉक्टर बाहर आते हैं, जो आकर उन्हें बताने लगते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और कुछ टाइम में तुम्हारी मम्मा को होश आ जाएगा। इसके बाद में वो लोग अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जेनी हान से शुक्रिया अदा करने लगती है और हान बोलता है कि थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। जेनी उसे कहने लगती कि नहीं, ये मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड मैरिज है और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती, वरना डाइवोर्स के टाइम पर मुझे तकलीफ हो जाएगी। हान बोलता है कि अगर डाइवोर्स लेने में इतनी तकलीफ हो रही है तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं किस करने के लिए, लेकिन इतने में उसकी मम्मा को होश आने लगता है तो उनका किस यहाँ पर इनकम्प्लीट ही रह जाता है। जेनी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी मॉम उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम कितनी पतली हो गई हो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और तो और ये सारा बिल्स किसने पे किया, हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा और पैसे कमाने होंगे ताकि हम तुम्हारी शादी के लिए कुछ डाउरी जमा कर पाए। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि आप उसे देख रही हो, ये मेरा हस्बैंड है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड उसकी मदर इन लॉ को बोलने लगता है कि अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात डाउरी की तो वो तो मुझे नहीं चाहिए और हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि आपका जो हॉस्पिटल का बिल था वो किसी और से नहीं बल्कि हान की मदद से ही पे हो पाया है। यहाँ पर उसकी माँ इन लॉ को देखकर बहुत प्राउड होने लगती है। दूसरा असिस्टेंट वहाँ पर आता है जो कि हान को बुलाने लगता है, तो हान जेनी से कहता है कि मैं अभी आता हूँ
और वो असिस्टेंट से बातचीत करने के लिए चला जाता है और वो उसे बताने लगता है कि आज जो कॉन्ट्रैक्ट हम यूएस में साइन करने वाले थे आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो वो लोग खुद यहाँ पर चाइना पे आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए। फिर बाद में हान उसे हाँ कहता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसकी मम्मा हाना और जेनी को बोलने लगती है कि तुम्हें अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जॉब्स भी है, वरना तुम्हारे जॉब्स आ सकते हैं। जेनी बोलती कि कुछ देर में चले जाएंगी, लेकिन उसकी मम्मा बोलती कि मेरी टेंशन मत करो, यहाँ पर नर्स है जो मेरा ध्यान रखने के लिए, और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। साथ साथ में वो यहाँ पर ढान का हाथ जेनी के हाथों पर रखती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रही हूँ, तो तुम्हें इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और यहाँ पर उसकी मम्मा को प्रॉमिस करता है कि वो जेनी को कभी भी लाइफ में कोई भी टाइप की तकलीफ से नहीं गुजरने। इसके बाद में यहाँ पर हान और उसका असिस्टेंट ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हान देख लेता है जेनी को आते हुए तो फटाक से वो अपने असिस्टेंट को अपने चेयर पर बैठा देता है और बोलने लगता है कि मास्टर अब आपका काम हो गया हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है। फिर उसका मास्टर उसे वहाँ से भेज देता है। जहाँ पर जेनी अपने रिपोर्ट सबमिट कर जाने लगती है तो फिर पीछे से उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि कल तो हान का बर्थडे है और यहाँ पर वो उसे हिंट दे देता है। फिर जेनी चली जाती है हान के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। जहाँ पर वो कुछ सूट्स को देख रही होती है तो फिर स्टाफ आकर वहाँ पर उसकी तारीफ करने लगती है और बोलते हैं कि वाह आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, आपने जो चीज़ चूज़ की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, ये चीज़ आपके बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड पर बहुत अच्छे से जचेगी। फिर यहाँ पर जेनी उसे हाँ बोलती है और प्राइस देखने लगती है और प्राइस को तो देखकर वो शॉक हो जाती है। तो स्टाफ उसे बोलने लगती है कि इसमें क्या हुआ, जो प्राइस है वो तो मटेरियल भी तो है, एक बार तो लाइफ टाइम में आपको इसे लेना ही चाहिए। फिर जेनी बोलते है कि ठीक है इसे पैक कर दो। दूसरा यहाँ पर स्टाफ चली जाती है उसके लिए नाइट सूट लेकर और बोलती है कि आप इसे पहन सकती हो, लेकिन जेनी उसे ना बोलने लगती है। तो स्टाफ उसे कहने लगती है कि मैं फ्री की एडवाइस दे रही हूँ तो ले लो, आपका जो हस्बैंड है अगर आपको किसी के भी हस्बैंड को इम्प्रेस करना हो तो उसका रास्ता दिल से जाता है और दिल से रास्ता जाने के लिए आपको ऐसी चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। वह यहाँ पर जेनी शर्माने लगती है और उसे वो नाइट सूट भी पैकअप करने के लिए बोल देती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है जहाँ पर वो हान के लिए बहुत प्यारा सा डिनर बना रही थी और बोलने लगती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया है, वो टेबल पर रखा है, जाकर उसे देख लो। फिर यहाँ पर वो ऑरेंज बॉक्स उठाने लगता है जहाँ पर जेनी समझ जाती है कि वो तो गलत बॉक्स को उठा रहा है और वो उसे चिल्ला कर उसके पास चली जाती है और उस बॉक्स को ले लेती है, लेकिन हाथ में वो नाइट सूट आ गया था। तो उसे कहने लगता है कि ये तुमने मेरे लिए खरीदा है। जेनी बोलती कि नहीं ये तो बस मेरी फ्रेंड का है, मैं उसे दे दूंगी और तो तुम्हारा गिफ्ट उस बॉक्स में है। फिर हान यहाँ पर शर्मा जाता है जो उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ समय में आता हूँ। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर उसे हान का डील जीतना हो तो फिर उसे आज रात को इसे तो पहनना ही होगा। फिर यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाकर चेंज करने लगती है एंड फाइनली वो उस सेक्सी से नाइट सूट को पहन लेती है। यहाँ पर फिर वो बाद में मिरर के सामने खड़ी होकर बोलने लगती है कि हस्बैंड क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, और यहाँ पर वो नाटक करने लगती है जहाँ पर सामने से एक आंटी आती है और उसे कहती है कि हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। यहाँ पर जेनी उस आंटी को देखकर शॉक हो जाती है तो आंटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और कहती है कि मैं हान की मम्मा हूँ। हान की मम्मा सुनते ही फटाक से जेनी उसके ऊपर शर्ट पहन लेती है और उनसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे गलत मत समझिए, ऐसे कपड़े मैं रोज़ नहीं पहनती। हान की मम्मा उसे बोलने लगती है अगर रोज़ भी पहनती तो इसमें क्या हुआ, तुम मुझे पुराने ख्यालात वाली मत समझो, मैं एकदम मॉडर्न ज़माने वाली हूँ। हान उसे पूछने लगता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसकी मम्मा बताने लगती है तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ का गिफ्ट मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ तुम दोनों को अपना सीक्रेट टाइम स्पेंड करने के लिए। पर यहाँ से उसकी मम्मा चली जाती है जहाँ पर हान उसके बारे में तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैंने तो वो ड्रेस को देखा ही नहीं, ज़रा मुझे वो ड्रेस एक बार दिखाना तो। लेकिन यहाँ पर बेचारी शर्माने लगती है और पीछे जाने लगती है जहाँ वह गिरने ही वाली थी, लेकिन हान उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर इन दोनों के बीच में ये किसिंग सीन बन जाता है। यहाँ पर बाद में हान उसे लेकर सोफा पर बैठ जाता है जहाँ पर जेनी बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हान कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो जेनी बोलती है कि एक काम करो, सबसे पहले तुम बताओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और यहाँ पर हमारा डिबेट ही हो जाता है
कि आखिर कौन किसको सबसे पहले क्या बताएगा। और यहाँ पर बाद में हानो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही करने वाला था, लेकिन किसी का कॉल तो बार बार आया जा रहा था। जहाँ पर वो एक बार कॉल कट करता है, लेकिन फिर भी वो इंसान से कॉल लगा लेता है। तो जानी बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और मेरे बालू का क्या है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं। इसके बाद में जानी वापस से ऑफिस में होती है, जहाँ पर डायरेक्टर यांग उसे एक इवेंट में आने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि यार जाना, क्योंकि ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। फिर यहाँ पर वो घर पर हान के साथ में डिनर कर रही होती है, तो हान उसे पूछते कि आखिर तुम इतनी सहमी से की हो। तो वो हान को बता देती है कि डायरेक्टर ने मुझे एक इवेंट में आने के लिए बोला है, लेकिन मुझे टेंशन आ रहा है कि कहीं मैं उस इवेंट में कुछ कर ना दूँ, और तो मेरे पास कपड़े भी नहीं है। हान से बोलने लगता है कि सबसे पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा कपड़े चूज़ करने में। फिर बाद में डिनर करने के बाद यहाँ पर जानी एक एक कर उसे अपने सारे कपड़े बताने लगती है, लेकिन हान से तंग आ जाता है क्योंकि उसके पास एक भी कपड़े नहीं होते जो इस पार्टी वाले इवेंट के लिए हो। वो उसे कहने लगता है, तुम क्या समर में पिकनिक पे जा रही हो जो ऐसे सारे कपड़े पहनोगी, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या पहनना है। और वो उसे एक महंगे शोरूम में लेकर आ जाता है, जहाँ पर जानी उसे बोलने लगती है कि क्या प्लीज़ हम यहाँ से चल सकते हैं, ये शोरूम बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर हान से कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, इस शोरूम की मेंबरशिप मेरे पास में है, तो फिर हमें यहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते में मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर सारी की सारी स्टाफ्स आती है, जो कि जनी को लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और हान को बताने लगती है कि अब मैडम हमारे हाथ में है, हम उन्हें और भी ब्यूटीफुल रेडी कर भेज देंगे। फिर यहाँ पर बैठकर हान मैगजीन पढ़ रहा होता है, एंड तभी एंट्री हो जाती है जनी की, जहाँ पर वो तो उसे देखे ही जा रहा था। एंड यहाँ पर वो दोनों इस इवेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही हान और जेनी आते हैं तो सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ब्यूटीफुल कपल्स लग रहे थे। जेनी यहाँ पर डर जाती है और हान से पूछने लगती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, क्योंकि ये सभी लोग मुझे और तुम्हें देख के ही जा रहे हैं। तो हान बोलता है, अरे हाँ, तुम्हारे फेस पर तो आँख और नाक लगा हुआ है। ये बात सुनकर जेनी का गुस्सा आता है और वो उसे मजाक करने के लिए नहीं बोलती है। इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है जेनी का, और तो और हान का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन जेनी उसे याद दिलाती है कि तुम्हें अच्छे से याद हो कि मैं नहीं बल्कि तुम्हें कंपनी से निकाला गया था। मिया बोलती, निकाला गया तो इसमें क्या हुआ, मैं तो अब दूसरे कंपनी में काम कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा पोजीशन उस कंपनी से भी ज़्यादा बड़े पर है और मेरी सैलरी भी। फिर जेनी उससे बोलने लगती है, तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारी सैलरी कितनी भी होने दो, पर मेरे नाखून अभी भी उतने बड़े हैं, तो मैं चाहूँ तो अभी भी मैं तुम्हारा शक्ल खराब कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो उसे डराने लगती है और उसे करीब जाने लगती है, जहाँ पर डर के मारे बेचारी मिया पीछे की ओर जाने लगती है, और वो इतना पीछे चली जाती है कि वो खुद ब खुद स्विमिंग पूल में गिर जाती है। ये चीज़ देखकर जानी शॉक हो जाती है और सभी को बोलने लगती है कि ये खुद ब खुद नीचे गिरी है, मैंने इसे छुआ तक नहीं है। यहाँ पर बाद में वो लोग उस इवेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग आकर उन दोनों को चीटर बोलने लगते हैं। यहाँ पर जेनी को और हान को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो लोग वहाँ पर कैनवास पर रखी हुई उस आर्किटेक्चरल पेंटिंग को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये पेंटिंग तो हमारी है, तो फिर इस पर मिया का नाम कैसे है। इतने में ही वहाँ से मिया आने लगती है, जो उन्हें कहती है कि क्यों चीटर्स, तुम्हारे होश और आवाज़ उड़ गए। यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे कहने लगता है कि हमने दिन रात मेहनत कर इस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को रेडी किया है और तुम चुटकियों में से चोरी कर ले रही हो। मिया यहाँ पर हंसकर बोलने लगती है कि दिन रात मेहनत कर तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड को आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाना कब से आने लगा। फिर मिया यहाँ पर सभी को बोलने लगती है कि क्यों, तुम सभी मुझे बताओ, इसका हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये तो ग्रेजुएशन में नहीं पास की है, तो ये दोनों ऐसे डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। और वहाँ के लोग भी मिया का ही साइड लेने लगते हैं और उन दोनों को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं मिया से। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, तो फिर मिया उसे सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताने लगती है। मैनेजर फिर उन सभी को बोलने लगता है कि ये जो इवेंट है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन का एक्सचेंज करने वाला इवेंट है, जहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा नहीं घुस सकता, और अगर तुम दोनों ने चीटिंग की होगी तो फिर तुम्हें उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे,
जनी बोलने लगते कि मैंने तो चीटिंग नहीं की है, ये चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ। मिया हंसकर बोलने लगती, ज़रा बताना तो तुम्हारा प्रूफ क्या है। जनी यहाँ पर सभी को बताने लगती है, अगर तुम इस पेंटिंग के ध्यान से देखोगे तो राइट साइड कॉर्नर में XY लिखा होता है, जो मैंने उस डिज़ाइन के साथ साथ बना है, और XY मेरा इनिशियल है। तो तुम सब समझ सकते हो कि आखिर मिया XY क्यों ड्रॉ करेगी। फिर यहाँ पर हान भी उसका साथ देने लगता है और कहता है कि ध्यान से देखो, जिस पेंटिंग में हैंडराइटिंग है और इस कूपन पे हैंडराइटिंग है, वो दोनों के दोनों बहुत अलग है। फिर यहाँ पर सभी लोग मिया के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो सच बोल रहे हैं। मैनेजर को गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि अगर ये बात सच निकली मिया तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। मिया यहाँ पर गुस्से में और डर के मारे वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई और भी होता है जो दूर से उन दोनों को एक साथ देख कर जेलस फील कर रहा होता है, बट हमें उन्हें उसका शक्ल नहीं बताया होता है। इसके बाद में यहाँ पर हान को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो उसे किसी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देता है और हान की चिंता शॉक हो जाता है। दूसरा यहाँ पर हम जनी को देखते हैं, जहाँ पर वेटर उसे एक रूम में लेकर जा रहा था, ये कहकर कि ऑर्गेनाइजर तुमसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाती है, वो वेटर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो वेटर कोई और नहीं बल्कि जी होता है। और इस रूम में मिया भी होती है, जो दोनों मिलकर बोलने लगते हैं कि हम तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। जी और मिया उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जॉब चल गई। फिर बाद में यहाँ पर हान को जेनी जी को बोलने लगती है कि देखो, तुम यहाँ पर जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करो, क्योंकि आज अगर तुमने मुझे जान से मार भी दिया तो कल को जाके ये मिया सारा ब्लेम तुम पर डाल देगी। एक बार बस अपना दिमाग यूज़ करो, ये चीज़ें सोच कर देखो। लेकिन यहाँ पर मिया और जेनी में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर मिया उसे कह देती है कि अभी ये मौका है, जो करना है कर लो, वरना बाद में हमें ये चांस नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर वो आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर वो जेनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जेनी उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरा उस इवेंट में शुरू हो जाता है विनर्स को अनाउंस करना, और इसका फर्स्ट प्लेस मिलता है हमारी जेनी को। लेकिन बेचारी जेनी यहाँ पर होती ही नहीं। दूसरी ओर हान जेनी को कंटिन्यूसली कॉल किया जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद बता रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर स्टेज पर आ जाती है मिया, जो सभी से बोलने लगती है कि कितना भी वेट कर लो, वो यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ पर गई है। उसे तो इस इवेंट की ज़रा से भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। सभी लोग बाद में जेनी के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हान को गुस्सा आता है और वो ऊपर चला जाता है। फिर वो मिया से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरी जेनी के साथ में क्या किया है। मिया यहाँ पर सभी को बताने लगती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जेनी बहुत कुछ कर रही है। वो तुम पर चीट कर रही है और जाकर अपने एक्स फियांसे के साथ में बैठी हुई है। हान को गुस्सा आ जाता है, वो कह देता है कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही है तो मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिया बोलने लगती कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि तुम्हारी वाइफ तुम पर चीट कर रही है। और यहाँ पर वो सभी को लेकर उस होटल रूम में जाने लगती है, और यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ते हुए हान अंदर आ जाता है, जहाँ पर अकेली जेनी बैठी होती है। तो फिर यहाँ पर तुम यहाँ तिलमिला जाती है और बोलने लगती है कि वो लड़का कहाँ गया जिसके साथ तुम यहाँ पर अंदर आई थी। जेनी बोलने लगती है कि लड़का, तुम कौन से लड़के की बात कर रही हो? मेरा स्कर्ट नीचे से थोड़ा सा फट गया था तो मैं अकेली बस यहाँ पर आई हूँ, कहीं तो मुझे किसी जाल में फंसाना तो नहीं चाह रही हो। इतने में असिस्टेंट आकर उन्हें रिपोर्ट्स बताने लगता है, जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि मिया ने डिज़ाइंस को कॉपी किए। फिर बाद में यहाँ पर हान उस पर गुस्सा आने लगता है और सभी लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, और फिर जेनी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें वो वाइट कपड़े वाली सेम वही औरत दिखती है, जो पीछे देखकर उनमें जेलस फील कर रही होती है। यहाँ पर वो मिया को रोककर बोलने लगती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिनसे तुम्हें रिवेंज लेना है वो सेम इंसान है जो मेरे एनिमी है, तो तुम क्या करोगी? और यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर जेनी को लेकर हान जा रहा था, तो फिर जेनी को वीकनेस फील होने लगता है, जहाँ पर उसे चक्कर सा आ रहा था। और यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं उस रूम में जी के साथ थी, जहाँ पर वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था, और मैंने फ्लावर का वास उठाकर उसके सर पे मार दिया और उसे बेड के नीचे छोड़ दिया। फिर हान को गुस्सा आ जाता है जी के ऊपर और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पहले मैं तुम्हें लेकर घर चलूँगा। और यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो पानी लेने के लिए जाता है, तो फिर जेनी उसे रोक देती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगती है। यहाँ पर हान मन ही मन हंसने लगता है। इसके बाद में रात को सोकर जब सुबह वो लोग उठते हैं, तो जेनी हान को देख रही होती है। हान उसे बोलने लगता है कि क्या अभी भी हम कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में हैं? तो जेनी बोलती है मतलब? वो कहता है कि क्या अभी भी हमारे बीच में रियल प्यार नहीं है? जेनी बोलने लगती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर हान बोलता है कि ठीक है, इसका मतलब है कि आज से हम लोग रियल कपल्स हैं।
तो जेनी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रियल कपल्स बनने के लिए रेडी हूँ। हान बोलता है कि अच्छा तुम ही थी जिसने मुझे प्रपोज किया था। तो जेनी बोलते है कि झूठ मत बोलो, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। वह यहाँ पर हान उसे टिकल करने लगता है। यहाँ पर वो उसे अपने बारे में सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन इतने में घर पर कोई आ जाता है और वह कोई और नहीं बल्कि शीन होती है जो अपने लगेज के साथ आई होती है और कहने लगती है कि प्लीज़ तुम कुछ मत बोलो, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताने वाली हूँ और मैं आपसे तुम्हारे साथ ही रहूँगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जेनी का गुस्सा आने लगता है, जहाँ पे हान बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ें समझा सकता हूँ और यहाँ पर वो शीन से बताने लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, ये जो है ये मेरी वाइफ है। शीन बोलती है सच में तुम शादी करने वाले हो, तुम किसे उल्लू बना रहे हो, ये कप देख रहे हो जिसमें मैं पानी पी रही हूँ, ये कप मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम इतने सालों से इस कप को संभाल कर आ रहे हो, इसका मतलब यही तो है ना कि तुम मेरा वेट कर रहे हो। यहाँ पर शीन की सारी बात सुनकर जेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। शीन तो वहाँ से चली जाती है उन दोनों में झगड़ा लगाकर। जहाँ पर बेचारा हान बोलता है जय रहता कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जेनी बोलती है कि ठीक है, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, तो फिर अपने आप को एक्सप्लेन मत करो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। और यहाँ पे वो लोग अपनी स्कूटी राइड के लिए निकल जाते हैं और वो लोग कंपनी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट होता है। जेनी तो काम पर चली जाती है, तो फिर वो हान को बोलने लगता है कि आखिर तुम दोनों ने कन्फेशन कर दिया। तो हान बोलता है कि अभी तक नहीं। फिर उसका असिस्टेंट उसे कह देता है कि बहुत जल्दी आपको अपनी आइडेंटिटी उन्हें बतानी होगी, जितना देर करता जाओगे उतना ही सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। हान यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर वो असिस्टेंट को काम देने लगता है और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है, तो वो यहाँ पर पावर नैप लेता है और उसे सपना आ जाता है जहाँ पर हान जेनी को छोड़ देता है हमेशा के लिए और उसे डिवोर्स ले लेता है। जेनी यहाँ पर रोते हुए पूछते कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र भी है, लेकिन यहाँ पर हान तो बड़े मज़े से शीन को हग किए जा रहा था और हान ये सपना देखकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके सपने में जो हुआ रहता है उसे इन रियलिटी उसे करना पड़ता है, वरना उसकी लाइफ में सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है। दूसरी ओर जेनी जब अपनी कंपनी में जाती है तो वहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताने लगती है कि क्लाइंट आपका कब से वेट कर रही है और उसकी क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि शीन ही होती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताने लगती है, तो शीन कहती है कि ठीक है मैं प्रोजेक्ट ले लूँगी, लेकिन अगर तुम हान पर गिव अप कर दोगी तो। जेनी बोलने लगती है कि आप यहाँ से जा सकती हो, मुझे हान पर गिव अप करने का कोई शौक नहीं है। जेनी उसे बताने लगती है कि मेरी और उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, तो हम एक दूसरे को डाइवोर्स बिल्कुल नहीं देंगे। शीन उसे कहती कि क्यों नहीं, जो तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है वो तो बस नाम का ही है और तुम लोग तो एक दूसरे को बस 2 मंथ से जानते हो। रही मेरी और हान की बात, तो हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जहाँ पर तुम कुछ हान की चीज़ों को नहीं जानती हो, लेकिन मुझे हान के बारे में बहुत कुछ पता है। जेनी बोलते कि इन सब से क्या होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं और हान साथ में हैं और तुम दोनों सेपरेटेड हो। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें लगता होगा तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, तुम तो अभी भी अंधेरे में जी रहे हो, तुम्हें पता भी उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पर शीन उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देती है और कहने लगती है कि देखा, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, जो साफ साफ नज़र आता है कि जल्दी वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा और मेरे पास आ जाएगा। उससे तुम्हें जानबूझकर ये सब नहीं बताया। ये सारी बातें देखकर तो जेनी को भी विश्वास होने लगता है, क्योंकि शीन ने उसे इतना बड़ा प्रूफ दिया होता है उसकी आइडेंटिटी को लेकर। तो यहाँ पर तो ये सारा सपने में हमारा हान भी दिख रहा था, जो डर के मारे उठ जाता है और असिस्टेंट से बताने लगता है कि आपकी वाइफ बहुत गुस्से में यहाँ पर आ रही है। इसके बाद में वो शीन से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मेरी वाइफ के साथ में क्या बात किया। शीन कहने लगती है कि बस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। फिर पीछे से शीन देखती है कि वहाँ पर जेनी आ गई है, तो जानबूझकर वो यहाँ पर हान को हक करने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करोगे। और ये सारी चीज़ें देखकर जेनी को गुस्सा आने लगता है और जब वो इमोशनल भी हो जाती है, फिर वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें पहले पसंद किया करता था, लेकिन जब तुम अब्रॉड चली गई तब हमारा ब्रेकअप हो गया था और तब से हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो है मेरी वाइफ जेनी, और किसी से भी मैं अपना रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जेनी को सब कुछ बताना होगा। फिर वो अपनी उस डायमंड के रिंग को बाहर निकलता है और ठान लेता है कि आज तो मैं उसे प्रपोज जरूर कर रहूँगा। पर जेनी अपने घर पर बैठी होती है तो हान वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर सामने हान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। हान उस डॉक्यूमेंट को देखकर डर जाता है और जेनी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ,
जेनी बोलती एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें मुझे साफ साफ नजर आ रही है। जहाँ पर तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो जानबूझकर, ताकि शीन वापस आए और तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारा पीछा भी ना कर पाऊँ। हान बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो जेनी बोलती कि ठीक है, अपने आप को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और हान यहाँ पर मन में सोच ही लगता है कि आखिर मैं उसे कैसे समझाऊँ। फिर जेनी ही उस पर गुस्सा होकर बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा? मुझे लगा ही था कि तुम कुछ बहाने के बारे में सोच रहे रहोगे। और यहाँ पर वो उसे कह देती है कि हमें कुछ दिनों तक मिलना नहीं चाहिए, यही हमारी भलाई रहेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर बाद में जेनी जब ऑफिस में होती है तो मिस्टर यांग आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी है भी या नहीं, तुम ये डील को फाइनल कर भी सकोगी या फिर नहीं। जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे जितना डिफिकल्ट टास्क आते हैं तुम आकर मुझे क्यों दे देते हो, खुद क्यों नहीं कर सकते? और जब देखो तो आकर मेरे सर पे बैठ जाते हो, मुझ पर चिल्लाने लगते हो। अगर तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना है ना तो निकाल दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर यांग को गुस्सा आ जाता है। इतनी देर में वहाँ पर आ जाता है हान, जहाँ पर यांग आकर बोलने लगता है कि अच्छा, तब मैं सोचूं तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है, मैं तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हान उसे साफ साफ बोल देता है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर रहा हूँ। यांग उसे बोलता है कि तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। इतने वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है तो फिर यांग असिस्टेंट को बोलने लगता है कि बॉस आप ही इन दोनों को फायर कर दीजिए। तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर लेकर आया हूँ, चुपचाप इसे साइन कर दो। यहाँ पर जेनी नोटिस कर रही होती है कि किस तरीके से बेचारा हान उसकी साइड ले रहा है और उसे डिफेंड कर रहा है। यहाँ तक कि वो पुलिस को भी बुला लेता है और यांग को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है। फिर यहाँ पर सभी के सामने हान की रियल आइडेंटिटी बाहर आ जाती है और सभी लोग हान की रियल आइडेंटिटी सुनकर शॉक हो जाते हैं और उसे प्रेज करने लगते हैं। फिर इसके बाद में हान उसे लेकर अपने कैबिन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके सामने एग्रीमेंट रखता है, साथ साथ में बहुत सारी गाड़ियों की चाबियाँ भी। फिर यहाँ पर जेनी उसे कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हान बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट तो पढ़ो और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर हान ने कभी भी जेनी को डिवोर्स दिया तो हान की जितनी प्रॉपर्टी और एसेट साथ साथ कंपनी सारी की सारी चीज़ें जेनी पर ट्रांसफर हो जाएगी। जेनी बोलने लगती है तुम क्या पागल हो जो इतनी सारी चीज़ें मेरे नाम पर कर रहे हो। हान बोलता है कि हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में और बस मैं ये चीज़ तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ। जेनी यहाँ पर इमोशन हो जाती है और हान उसे एक और मौका देने के लिए बोलता है तो जेनी रोते हुए से हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों यहाँ पर किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हान अचानक से बेहोश हो जाता है। तो फिर जेनी उसे लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि इसकी बॉडी तो पूरी फिट एंड फाइन है, तो ये अचानक से कैसे बेहोश हो गया। यहाँ पर बाद में वो उसके असिस्टेंट से मिलती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे सारी सच्चाई बता देता है कि आखिर हान ने उसके साथ शादी क्यों की। और तो यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो जाकर हान से डिवोर्स लेने के लिए बोल देती है। हान को समझ नहीं आता तो फिर यहाँ पर वो उसे झूठ कर देती है कि मैं जी से प्यार करती हूँ, शुरुआत से मैं तुमसे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ पर चली जाती है। जहाँ पर वो घर पे अपनी पैकिंग कर कर जा रही होती है तो वहाँ पर शीन होती है और कहने लगती है कि तुम जा रही हो, थैंक यू हमें एक हैप्पी लाइफ देने के लिए। तो फिर जेनी भी बोल देती कि हाँ, अगर मेरी जान से तुम्हारी लाइफ हैप्पी हो जाती तो क्यों नहीं, तुम दोनों बहुत खुशी खुशी जीना। इसके बाद में हम यहाँ पर वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान की शादी हो रही होती है शीन से और हान को ये शादी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ रही है। वह यहाँ पर शीन उसे अपने आप पर फोकस करने के लिए बोलती है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं जेनी को, जहाँ पर उसे सच्चाई पता चल जाती है क्योंकि उसे एक लेटर मिला होता है जो हान ने लिखा था। तो अपने ड्रीम में जाते जाते वो हमें उस लेटर के बारे में बताने लगती है कि हान, भले ही ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया हो, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ने लगा और अब मैं तुम्हारे साथ इतना अटैच हो चुका हूँ कि तुम जो भी कह लो मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता। जेनी यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में पहुँच जाती है उस इवेंट में, यानी कि उस वेडिंग में, और यहाँ पर हान उस शीन को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर बाद में वो जेनी की ओर आता है और उसे प्रपोज कर देता है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए। जेनी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग पहना देता है एंड दोनों एक दूसरे को किस और हग करने लगते हैं। फिर इसी सीन के साथ ये अच्छी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।